हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट पे जीत सीरीज एट लर्नो हब। मैं हूं अद्रिज और मेरे साथ आप पढ़ रहे हो फिजिक्स फॉर नीट ओनली एट learnohub.com, जहां पे आपको मिलते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी के सारे लेक्चर्स, सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री। तो इस सीरीज का अगला इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है क्या? ऑसिलेशंस। ऑसिलेशंस चैप्टर को, ऑसिलेशंस के कंसेप्ट्स को हम दो पार्ट में समझेंगे। ओके, तो ये है पहले पार्ट का वीडियो जहां पे हम एसएचएम यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन से रिलेटेड कंसेप्ट्स को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो चैप्टर की शुरुआत करते हैं हम पीरियोडिक मोशन से। टॉपिक हमारा क्या है? पीरियोडिक मोशन। नाम में क्या है? पीरियड है एक। पीरियड मतलब टाइम पीरियड, राइट? पीरियड मतलब टाइम पीरियड। अच्छा, इससे पहले जो हमने मोशंस पढ़े थे, क्या क्या पढ़े थे? ट्रांसलेशन मोशन पढ़ा था हमने, रोटेशनल मोशन पढ़ा था, सर्कुलर मोशन पढ़ा था, इस तरह के मोशंस पढ़े थे। पीरियोडिक मोशन एक सिमिलर सर्कुलर मोशन में भी हमने पीरियोडिक मोशन के बारे में थोड़ा सा समझा था, रोटेशनल मोशन में भी हमने पीरियोडिक मोशन के बारे में थोड़ा सा समझा था। अब थोड़ा डिटेल में जाते हैं, पीरियोडिक मोशन एक्चुअली है क्या। कोई भी मोशन जो एक फिक्स टाइम के बाद रिपीट हो रही हो, इसे कहते हैं हम पीरियोडिक मोशन। एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद ये मोशन फिर से रिपीट हो रही है, इसे कहते हैं हम पीरियोडिक मोशन। रेफर्स टू द रिपीटेटिव एंड प्रेडिक्टेबल मूवमेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। देखो यहां पे एक और वर्ड है, एक तो रिपीट हो रही है, एक प्रेडिक्टेबल मूवमेंट है। प्रेडिक्टेबल मूवमेंट क्या है उसको मैं अभी नेक्स्ट जब एग्जांपल दूंगा तब समझा दूंगा। अबाउट एनी सेंट्रल पॉइंट और इक्विलिब्रियम पोजीशन, दिस टाइप ऑफ मोशन ऑकर्स इन अ साइक्लिक मैनर with the object returning to its initial state after a certain period of time. Okay, for an example, अगर इसके मैं एग्जाम्पल दूं तो सबसे जो बेसिक सा एग्जाम्पल होता है पीरियोडिक मोशन का, वो क्या है? रोटेशन एंड रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ। ठीक है, अगर अर्थ की रोटेशन देखें अपने एक्सिस पे, राइट, तो ये भी क्या है? रोटेशन है। मतलब ये क्या कर रही है? इसका टाइम पीरियड क्या है? 24 आवर्स अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, और एक रिवोल्यूशन की टाइम पीरियड क्या होती है? अराउंड द सन, वो जो रिवोल्यूशन उसकी सन की हो रही है, इसकी टाइम पीरियड कितनी होती है? 365 डेज। ठीक है, मतलब ये दोनों एग्जाम्पल से आप देखो कि पीरियोडिक मोशन को मैं कैसे बताना चाह रहा हूं कि ये हमने क्या लिखा है यहां पे? टाइम लिखा है, टाइम पीरियड। मतलब 24 आवर्स के बाद ये फिर से अपना मोशन रिपीट कर रही है, राइट? आज सुबह आपने उठा, आपके घड़ी में बजे 6, ठीक है, सुबह की सूरज निकली, फिर 24 आवर्स अगले दिन सुबह हुई 6 बजे के आसपास फिर से वो सूरज निकलेगी, राइट? यही तो हम देखते हैं, दैट इज द पीरियोडिक मोशन। मतलब ये जो सूरज जो निकल रही है, जो हम लेमैन लैंग्वेज में हम कहते हैं क्या? सूरज निकल रही है, बट एक्चुअल में क्या होता है? अर्थ रोटेशन कर रही है, अर्थ रोटेशन कर रही है, अर्थ रिवोल्यूशन कर रही है, ये दो चीजें हो रही है। ठीक है, तो ये तो होती है। अब हर 24 आवर्स के बाद वो मॉर्निंग एंड नाइट ये हो रहा है। सो दिस इज एक्चुअली पीरियोडिक मोशन ऑफ अर्थ, हम कह सकते हैं अराउंड द सन, और पीरियोडिक मोशन ऑफ अर्थ अराउंड इट्स ओन एक्सिस हम कह सकते हैं। ठीक है, घड़ी का एग्जांपल लिया तो घड़ी से भी देख लो कि घड़ी की मिनट हैंड और आवर हैंड भी कुछ इस तरह से मूव कर रही है। ठीक है, अगर आप मिनट हैंड को अगर आप कंसिडर करो तो क्या हो रही है कि आफ्टर 60 मिनट्स, राइट, 60 मिनट्स ये वापस से अपने इनिशियल पोजीशन पे आ रही है, राइट? 5 5 5 ऐसे करके 60 मिनट्स के बाद ये फिर से अपने इनिशियल पॉइंट पे आ रही है, ये मिनट हैंड। आवर हैंड की बात करो तो हर 12 आवर्स के बाद ये अपने मीन पोजीशन पे आ रहा है, राइट? वही अगर सेकेंड हैंड की बात करो, ये वाली जो सेकेंड हैंड है, छोटी जो सबसे बड़ी वाली है, वो क्या हो रही है? वो हर 1 मिनट के बाद, हर 60 सेकेंड्स के बाद अपने इनिशियल पोजीशन पे आ रही। तो अगर वो 12 से स्टार्ट हो रही है तो 60 सेकेंड्स के बाद फिर से 12 पे आ रही है। तो इसका मोशन ये जो है कि एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद रिपीट हो रहा है,
ठीक है, फिक्स टाइम इंटरवल के बाद इनिशियल पोजीशन पे अपने आ रही है। सो दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। अब यहां पे देखो जो वर्ड था प्रेडिक्टेबल मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। प्रेडिक्टेबल मतलब आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि अगर इनिशियल स्टेज यहां है तो ऑब्वियसली इसकी भी एक पीरियड के बाद इनिशियल स्टेज यहां होगी। अगर मैं कहूं कि 1.5 पीरियड के बाद मतलब 1.5 के बाद, तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो कि यहां पे एक पीरियड के बाद, हाफ के बाद इधर, तो इसकी पोजीशन 6 पे होगी, राइट। तो एक प्रेडिक्ट हम कर सकते हैं। दिस इज द प्रेडिक्टेबल मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, रिपीटेटिव एंड प्रेडिक्टेबल मूवमेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं थोड़ा ऑसिलेटरी मोशन को। ऑसिलेटरी मोशन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ पीरियोडिक मोशन। मतलब पीरियोडिक मोशन का ही एक स्पेशल केस क्या है, ऑसिलेटरी मोशन, जिसे हम ऑसिलेशन या फिर वाइब्रेशन भी कहते हैं। मतलब अगर स्पेशल केस ये हुआ पीरियोडिक मोशन का, इसका मतलब ये क्या है, एक पीरियोडिक मोशन मतलब इसमें भी एक टाइम पीरियड है कि एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद ये अपने मोशन को रिपीट कर रही है। बट इसमें अलग क्या है कि दिस इज अ टू एंड फ्रो मोशन। कैसे लिख सकते हैं, टू एंड फ्रो मोशन, बैक एंड फोर्थ अराउंड अ सेंट्रल इक्विलिब्रियम। मतलब इस टाइप की मोशन की क्या होती है, ऑसिलेटरी मोशन के केस में क्या होता है कि एक पॉइंट रहता है सेंट्रल इक्विलिब्रियम का पॉइंट, जिसे हम मीन पोजीशन कहते हैं। क्या कहते हैं, मीन पोजीशन या फिर इक्विलिब्रियम पोजीशन। उसके अराउंड ये टू एंड फ्रो मोशन करती है। ठीक है, टू एंड फ्रो मोशन करती है, बैक एंड फोर्थ मोशन करती है। और इस एक्सट्रीम पॉइंट से इस एक्सट्रीम पॉइंट तक जाने को इसे हम कहते हैं एक पीरियड। ठीक है, और सॉरी, वापस इस एक्सट्रीम पॉइंट में आने को हम कहते हैं वन पीरियड। ओके, तो ये है पीरियोडिक मोशन का एक स्पेशल केस। इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, जैसे पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम हो गया। ठीक है, देखो फॉर एग्जांपल ये इसके बीच की जो ये पॉइंट है, इसको मैंने अगर मीन पोजीशन माना, तो मैं अभी यहां से इसे एक्सट्रीम पॉइंट पे लाके छोड़ दूंगा, तो ये क्या करेगी, जस्ट ऐसे ही घूमते रहेगी घूमते रहेगी। ठीक है, तो ये एक स्पेशल टाइप ऑफ क्या हो गया, पीरियोडिक मोशन, जिसे हम कहते हैं क्या, ऑसिलेटरी मोशन। वैसे ही स्प्रिंग एंड मास वाला केस है। देखो जब स्प्रिंग, ये जो पोजीशन है इसकी, ये क्या है, इसकी मीन पोजीशन है। फिर हमने अगर सिर्फ मास की कंसिडर करो, सिर्फ मास को अगर मैं कंसिडर करके बताऊं यहां पे कि सपोज करते ये जो इसकी मीन पोजीशन है, अब मीन पोजीशन से ऊपर नीचे आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, ऐसा ये मोशन चलता रहेगा। दिस टाइप ऑफ पीरियोडिक मोशन टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है, इसे हम क्या कहते हैं, ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेशन और वाइब्रेशंस। ठीक है, कुछ इस तरह का केस देखो इस ग्राफ में भी दिखाया गया है कि किस तरह से ऑसिलेटरी मीन पोजीशन, ये कौन सा है, ये प्लेन ऑफ द ग्राफ। ठीक है, ये है ये एक आप ट्रैम्पोलिन जैसे कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, तो ये जब प्लेन है, जब इस पे कोई कुछ भी नहीं है, कोई लोड नहीं है, कुछ भी नहीं है, तब ये इसकी मीन पोजीशन, इसकी इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम से ऊपर यहां, नीचे यहां तक, तो ये इसकी मोशन हो गई, राइट, वाइब्रेशन की मोशन हो जा रही है। ठीक है, और इस पॉइंट्स को हम क्या कहते हैं, एक्सट्रीम पॉइंट्स। इस पॉइंट को हम क्या कह रहे हैं, मीन पोजीशन और इक्विलिब्रियम, सेंट्रल इक्विलिब्रियम। समझ में आ गया ऑसिलेशन क्या होता है। ठीक है, अब ऑसिलेटरी मोशन को हम डिफाइन करेंगे मैथमेटिकली, कैसे डिफाइन कर सकते हैं। देखो तो इतने सारे जो हमारे पास फंक्शंस होते हैं, जैसे ट्रांसलेशन जब हम पढ़ रहे थे, ट्रांसलेशन मोशन, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ प्लेन, उस समय हम मोशंस को डिफाइन करने के लिए हम इक्वेशंस का यूज करते थे। 3 इक्वेशंस हमने देखे थे, राइट, जिसमें वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब हम कंसीडर करते थे। ओके, तो मोशंस को, स्ट्रेट लाइन के मोशन के लिए हम एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हम कंसीडर करते हैं, या फिर कोई भी लीनियर इक्वेशन टाइप कंसीडर कर सकते हैं। बट जब बारी आती है फंक्शंस की, लाइक लीनियर इक्वेशन में भी तो कुछ फंक्शंस है, कुछ वेरिएबल्स है। ओके, अब अगर मैं बात करूं कि अगर ऑसिलेटरी मोशन या फिर पीरियोडिक टाइप के मोशंस को हम अगर मैथमेटिकली दिखाना चाहे तो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। देखो, तो डिफाइन करने के लिए अगर आप आउट ऑफ ऑल द फंक्शंस ओनली साइन फंक्शंस एंड कोसाइन फंक्शंस, ये दोनों फंक्शंस क्या है, ये एक पीरियोडिक अनबाउंडेड फंक्शंस है। क्या है, सॉरी, बाउंडेड फंक्शंस है, बाउंडेड फंक्शंस।
और क्या है पीरियोडिक फंक्शंस। पीरियोडिक फंक्शंस मतलब दिस फंक्शन रिपीट इटसेल्फ और इसकी वैल्यूज जो है वो मल्टीपल्स में आएगी कितने के बाद, पीरियड जब इसकी होती है 2 पाई पीरियड, 2 पाई। ठीक है, हमने वो 4 क्वाड्रेंट्स पढ़े थे ना, राइट। 0 से ऐसे ये क्वाड्रेंट पढ़े थे, यहाँ पे ऑल साइन टैन कॉस, इस तरह से हमने पढ़ा था 4 क्वाड्रेंट्स ट्रिग्नोमेट्री में, क्लास 10th में, याद करो। ठीक है, तो उसके बाद से हमने क्या देखा था कि ये 2 पाई के बाद ये साइकिल जो है फिर से रिपीट होगी, राइट। 2 पाई के बाद से फिर से रिपीट होगी, तो मतलब एक पीरियड इसका 2 पाई का है। 2 पाई यानी कि 360 डिग्री, 2 पाई रेडियन, इसका मतलब क्या है 360 डिग्रीज। ओके, सो पीरियोडिक फंक्शन ये तो समझ में आया, ठीक है। और बाउंडेड फंक्शंस क्यों? क्योंकि साइन और कोसाइन ऐसी फंक्शंस है जिसकी वैल्यूज हमें पता है -1 से +1 के बीच में ही होगी, तो एक बाउंडेड कर्व बनेगा, एक बाउंडेड फंक्शन हम इसे कह सकते हैं। ओके, तो इसीलिए इस फंक्शंस को हम हार्मोनिक फंक्शंस भी कहते हैं। हार्मोनिक फंक्शंस भी कहा जाता है, ठीक है, हार्मोनिक फंक्शंस। तो यहां से हमें क्या समझ में आ रहा है, ऑसिलेटरी मोशन और जो हम पीरियोडिक मोशन पढ़े यहां से, कि ऑसिलेटरी मोशन एक स्पेशल केस है पीरियोडिक मोशन का। तो हम कह सकते हैं ऑल ऑसिलेटरी मोशंस और ऑल ऑसिलेशंस आर पीरियोडिक, बट एवरी पीरियोडिक मोशन इज नॉट ऑसिलेटरी और वाइब्रेशन। क्यों? क्योंकि टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ मूवमेंट इज इंपॉर्टेंट। समझ में आ रही? टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ होना इंपॉर्टेंट है। क्या मैं ये कह सकता हूं कि इसकी जो रेवोल्यूशन हो रही है अराउंड द सन, ये एक हार्मोनिक एक ऑसिलेटरी मोशन है? नहीं, ये बैक एंड फोर्थ मूव नहीं कर रही है ना, बैक एंड फोर्थ मूव नहीं कर रही है, तो सर्कुलर मूव कर रही है, एक रेडियस को मेंटेन करके ये मूव कर रही है, अगर मैं इसके ऑर्बिट को सर्कुलर मानूं तो। ठीक है, वैसे सेम इसके भी केस में देख लो। हाँ, अगर इस घड़ी के नीचे एक पेंडुलम लगा होता और वो ऐसे रोटेट करता, ऐसे ऑसिलेट करता, तो हम उसे कह सकते हैं दिस इज ऑसिलेटरी मोशन, बट दिस इज अ पीरियोडिक मोशन। ओके, समझ में आ गई बात, ऑसिलेटरी मोशन और पीरियोडिक मोशन में क्या अंतर है। तो ऑसिलेशंस में अगर हम घुसी गए हैं, तो ऑसिलेशंस में भी 2 तरह के ऑसिलेशंस हो सकते हैं। क्या? एक हो सकता है हार्मोनिक ऑसिलेशन, दूसरा हो सकता है क्या, नॉन हार्मोनिक ऑसिलेशन। अब हार्मोनिक आपको पता चल गया कि हार्मोनिक फंक्शंस वो फंक्शंस थे, साइन और कोसाइन फंक्शंस थे, उसे हम हार्मोनिक फंक्शंस कह रहे थे। तो हार्मोनिक ऑसिलेशन क्या है कि वो ऑसिलेशंस जिसे हम सिंगल हार्मोनिक फंक्शन से डिफाइन कर सके, एक ही हार्मोनिक फंक्शन, या तो साइन से या फिर कॉस से हम पूरे फंक्शंस को, पूरे ऑसिलेशन को हम डिफाइन कर सक रहे, उसे हम क्या कह सकते, हार्मोनिक मोशन। और जिसमें ऐसा नहीं कर सकते उसे हम कहेंगे नॉन हार्मोनिक मोशंस, मतलब ऑसिलेशन विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक फंक्शंस। सिंपल हार्मोनिक फंक्शंस बोले तो, सिंपल हार्मोनिक फंक्शंस बोले तो y इक्वल्स टू a sin ओमेगा t। ठीक है, अभी यहां पे कंफ्यूज आप हो जाओगे कि ये क्या रह गया, a क्या है, साइन क्या है, ओमेगा क्या है। तो देखो साइन ओमेगा t, ठीक है, ओमेगा t क्या है, एक एंगल है, राइट, एंगल है, जहां पे वेयर ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेटिंग पार्टिकल। जो पार्टिकल ऑसिलेट कर रही है उसकी एंगुलर वेलोसिटी जो है, सॉरी एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो है, उसे हम कहेंगे क्या, ओमेगा। ठीक है, और ओमेगा इक्वल्स टू कितनी होती है, 2 पाई बाई टी। टी इज द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। ओके, एंड इसे हम 2 पाई एफ भी कहते हैं, वेयर एफ इज द फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो देखो इसका कर्व, ये इसके जगह पे दिस और y इक्वल्स टू, रुको यहां पे मैं लिख देता हूं, नीचे ही लिख देता हूं, सिंगल हार्मोनिक फंक्शंस। तो साइन भी एक हार्मोनिक फंक्शन है, कॉस भी एक हार्मोनिक फंक्शन है, तो हम इसे y इक्वल्स टू a cos ओमेगा टी भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, y इक्वल्स टू a cos ओमेगा टी, वेयर a इज द एम्पलीट्यूड। अब अगर मैं इसकी ग्राफ आपको बताऊं तो वो कुछ इस तरह से दिखेगा, राइट, y इक्वल्स टू साइन एक्स
और साइन ओमेगा टी का ग्राफ है ये, ठीक है। वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस। ओके, समझ में आ रही है बात। और ये कौन सी ग्राफ है, y इक्वल्स टू ए कॉस ओमेगा टी की ग्राफ, सिंपल हार्मोनिक फंक्शंस, ठीक है। इसे मैं क्लियर आउट करके साइड में लिख देता हूं फिर से। समझ में आ रही है बात। देखो ये किसकी ग्राफ है, कॉस ओमेगा टी, कॉस फंक्शन का ग्राफ इस तरह से तो होता है, 1 से स्टार्ट होता है, ट्रिग्नोमेट्री में आप पढ़ चुके हो, ठीक है। यहां पे मैं फिर से लिख देता हूं y इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी, ओके, वेयर ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है, विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू 2 पाई बाई टी, और 1 बाई टी आपको पता है फ्रीक्वेंसी होती है, तो 2 पाई बाई एफ, वेयर एफ इज द फ्रीक्वेंसी। तो ये आप समझ लो। दूसरा क्या है, अगर नॉन हार्मोनिक ऑसिलेशंस किसको कह रहे हैं, मतलब जिसे हम सिंगल हार्मोनिक फंक्शन में डिफाइन नहीं कर सकते। तो कुछ सपोज करते कुछ इस तरह का ऑसिलेशन हुआ जिसकी इक्वेशन कुछ इस तरह से आ रही कि ए साइन ओमेगा टी प्लस 2a कॉस ओमेगा टी, ठीक है, या फिर a कॉस 2 ओमेगा टी, इस तरह से आप लिख लो, ठीक है। a क्या b लिख लो, दूसरा कोई कांस्टेंट दे दो। तो इस तरह का अगर कोई इक्वेशन हुआ, ठीक है, एक में कॉस ओमेगा साइन ओमेगा टी, एक में कॉस 2 ओमेगा टी, इस तरह का मतलब यहां पे कि देखो एक से ज्यादा हार्मोनिक फंक्शंस यूज हुए हैं, साइन भी है कॉस भी है सेम इक्वेशन में, तो इस तरह का ग्राफ कैसा आएगा, कुछ डिस्टॉर्टेड टाइप का ग्राफ आएगा इस तरह से, ऐसे ऐसे। तो इसे हम कहेंगे क्या, ये एक नॉन हार्मोनिक मोशन है, नॉन हार्मोनिक ऑसिलेशन है, मोशन नहीं, नॉन हार्मोनिक ऑसिलेशन है। समझ में आ गई बात। सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशंस क्या है इसमें, तो ये देखो ऑसिलेटरी मोशन का ही एक और स्पेसिफिक केस है, एक और लाइक स्पेशल केस हम कह सकते हैं ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। वो क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसमें ऐसा अलग क्या हो रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन इस टाइप का मोशन है जो ऑब्वियसली ऑसिलेटरी मोशन है, तो एक इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, एक मीन पोजीशन होगा, ठीक है। उस पोजीशन से इसे अगर ये मोशन होना स्टार्ट होती है, लेकिन इसके हर एक पॉइंट पे इसमें जो फोर्स लग रही है, उस फोर्स क्या है, डायरेक्टली उस फोर्स की मैग्नीट्यूड इसके डिस्प्लेसमेंट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एंड इट्स डायरेक्शन फोर्स की डायरेक्शन है वो हमेशा डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन है। फॉर एन एग्जांपल अगर मैं लूं, ये स्प्रिंग और ये बॉल की अगर मैं एग्जांपल लूं, तो यहां पे क्या है, इसकी मीन पोजीशन क्या है, कुछ इस तरह से, मीन पोजीशन से ऊपर एंड मीन पोजीशन से नीचे ये क्या कर रही है, ऑसिलेट कर रही है। इसको हम सिंपल हार्मोनिक मोशन तब बोलेंगे जब इसकी फोर्स जो है उस क्या है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, and also directed, its magnitude of the force is directly proportional to the displacement and it is directed towards its mean position। इसकी जो डायरेक्शन होगी ये इसके मीन पोजीशन की तरफ डायरेक्टेड होगी हर पॉइंट पे। मतलब अगर ये यहाँ पे है तो इसकी फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, इस तरफ होगी। अगर ये ऊपर चली जाती है तो इसकी फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, नीचे की तरफ होगी, राइट। जब ऊपर जा रही तो फोर्स की डायरेक्शन नीचे की तरफ, जब नीचे आ रही तो फोर्स की डायरेक्शन ऊपर की तरफ। तो इसलिए ये एक नेगेटिव माइनस के एक्स होगा, राइट। जहां पे के को क्या कहते हैं, फोर्स कांस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, फोर्स कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल कि एक पार्टिकल है जो कि ए एंड बी, ये दोनों एक्सट्रीम पॉइंट के बीच में ओरिजिन इसकी है वो, जिसे हम कहेंगे क्या, मीन पोजीशन। ये पार्टिकल यहां से ऑसिलेट होना स्टार्ट हो रही है, बी को जा रही है, वापस बी से ए को आ रही है, ए से वापस बी को जा रही है। इसके हर एक पॉइंट पे इसकी फोर्स की जो डायरेक्शन है वो, अगर यहाँ पे है पार्टिकल तो इसकी फोर्स की डायरेक्शन डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, यहाँ पे है पार्टिकल इसकी फोर्स की डायरेक्शन डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन।
ठीक है, स्टेटमेंट में एक बार पढ़ देता हूं क्या होती है सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसे हम शॉर्ट में SICM में कहते हैं। इज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ ऑसिलेटरी मोशन दैट ऑकर्स व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स बैक एंड फोर्थ अराउंड एन इक्विलिब्रियम और रेस्ट पोजीशन एंड इट्स एक्सीलरेशन मतलब क्या, फोर्स से ही तो एक्सीलरेशन आया। तो सिंपली वी कैन से फोर्स और एक्सीलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द पोजीशन, टुवर्ड्स दैट पोजीशन मतलब मीन पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन के तरफ डायरेक्टेड है। तो अगर इस टाइप का ऑसिलेटरी मोशन हो रहा है तो उसे हम कहेंगे क्या, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, फॉर अगर मैं यहां पे देखो F इक्वल्स टू क्या आया हमारे पास, -kx आया, क्या आया, -kx। ओके, अब देखते हैं F क्या है, मास इंटू एक्सीलरेशन इक्वल्स टू -kx। ठीक है, m एक्सीलरेशन क्या होगा, d2x अपॉन dt स्क्वायर, इसे हम एक्सीलरेशन लिख सकते इक्वल्स टू -kx। ओके, नाउ d2x बाय dt स्क्वायर, और d2x dt स्क्वायर बाई हम नहीं बोलते, इक्वल्स टू -k/m x। ठीक है, -k/m x। ओके, सो d2x dt स्क्वायर इक्वल्स टू -k/m x, जिसे हम -k/m को हम लिखते हैं क्या, ओमेगा स्क्वायर x। क्या लिखते हैं, ओमेगा स्क्वायर, वेयर ओमेगा इज -k/m। ठीक है, सॉरी माइनस को बाहर ही लेते हैं, ओमेगा क्या है, सिर्फ k/m रूट। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब देखो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ, मतलब d2x बाई d2x dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x इक्वल्स टू 0, एक डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ। इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा उसे हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, दैट इज x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t प्लस फाई नॉट। इसका जो जनरल सॉल्यूशन होगा, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका जनरल सॉल्यूशन कुछ इस टर्म्स में लिख सकते हैं, जनरल सॉल्यूशन कैन बी रिटन एज a sin omega t प्लस फाई नॉट, वेयर ओमेगा t प्लस फाई नॉट इज कॉल्ड फेज। क्या कहा जाता है इसे, फेज, और फाई नॉट को कहा जाता है इनिशियल फेज, इनिशियल फेज और इपोच। ठीक है, समझ में आ रही बात। ओके, तो ये हमने क्या लिखा, इसका एक जनरल सॉल्यूशन लिखा। ठीक है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, वेयर ओमेगा क्या है, ओमेगा है k/m। ठीक है, और हम क्या जानते हैं ओमेगा को, 2π/t भी लिख सकते हैं, दैट इज टाइम पीरियड। टाइम पीरियड के बारे में आगे पढ़ेंगे हम, कैपिटल T टाइम पीरियड क्या होती है। और हम क्या जानते हैं, ओमेगा इक्वल्स टू 2πf, यानी कि फ्रीक्वेंसी भी लिख सकते हैं। यहां से मैं टाइम पीरियड को भी कैलकुलेट कर सकता हूं, कैसे, 2π/t इक्वल्स टू √k/m होती है। सो t क्या हो जाएगा, 2π इंटू √m/k। ठीक है, ये हम यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं टाइम पीरियड भी। समझ में आ गई बात की कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट क्या है, इक्वेशन, सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, x इक्वल्स टू a sin ओमेगा t प्लस फाई नॉट। इसके जगह पे हम cos ओमेगा t भी लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी एक हार्मोनिक फंक्शन के टर्म्स में लिख सकते हैं। ठीक है, किसी भी एक हार्मोनिक फंक्शन के टर्म्स में लिख सकते हैं। ओके, तो पिछले वाले केस में जो हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन का एक इक्वेशन निकाला था, x इक्वल्स टू a sin ओमेगा t प्लस फाई नॉट, तो ये x क्या है, दैट इज एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट
थोड़ा सा कनेक्ट करो, पिछले वाले कंसेप्ट से थोड़ा कनेक्ट करो। कनेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो फोर्स इक्वल्स टू माइनस के एक्स हमने लिखा था। हम सिंपल हार्मोनिक मोशन ही क्या कहता है, जो फोर्स है उसकी मैग्नीट्यूड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, डिस्प्लेसमेंट के। अब देखो जो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो मैंने एक्सीलरेशन को भी डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में लिखा, ठीक है। तो मुझे एक डिफरेंशियल इक्वेशन मिला, इसका मैं सोल्यूशन निकाला तो मुझे क्या मिला, जनरल सोल्यूशन इस फॉर्म में मिल सकता है मुझे, x इक्वल्स टू a sin ओमेगा टी प्लस वाई। तो x एक्चुअल में क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट इसका मतलब क्या हो रहा है कि एक अगर कोई पार्टिकल है ऑसिलेट हो रही है तो उसका डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब है वो मैं बताता हूं। देखो मेरे पास एक सिंपल सा एक पेंडुलम जैसा मैंने बनाने की कोशिश की है। देखो ये क्या है, एक पेंडुलम ही है, ये है पेंडुलम की बॉब। आपको नजर रखना है इस पार्टिकल पे, ये जो पार्टिकल है मेरे पास, तो मैं अगर इसे सिंपल हार्मोनिक मोशन करवाऊं, मतलब टू एंड फ्रो मोशन, राइट, इस तरह से, तो इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या हो रही है, ठीक है। तो इसकी मीन पोजीशन को हम कंसीडर करते हैं कि जब ये रुक जाएगी तो कुछ यहां पे दिखेगी, दिस इज द मीन पोजिशन। यहां से मैं इसे हिला के इस तरफ ले आया, अब ये क्या हो रही है, सिंपल हार्मोनिक मोशन करिए, टू एंड फ्रो मोशन। तो इसकी मीन पोजीशन से जब ये यहां पे आ रही है, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे या फिर इस पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे मीन पोजीशन से जो इसकी डिस्टेंस है उसे हम कहेंगे क्या, इसकी डिस्प्लेसमेंट। क्या कहेंगे, इसकी डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। मीन पोजीशन से इस पॉइंट को हम कहेंगे क्या, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। उसी का इक्वेशन हमने लिखा था क्या, x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। सो हम इसे लिख सकते हैं डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन ठीक है, जिसे हम किस इक्वेशन से लिख रहे थे, a साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। और ओमेगा क्या है, टी क्या है, टी है टाइम, राइट। कौन से टाइम है, तो इतने डिस्प्लेसमेंट के लिए जो टाइम लगी स्मॉल टी वो है, राइट। कैपिटल टी क्या है, टोटल टाइम पीरियड ऑफ वन ऑसिलेशन। अच्छा वन ऑसिलेशन कैसे होगा, या फिर वन एक टाइम पीरियड हम कैसे निकाल सकते हैं, देखो वन ऑसिलेशन को हम कंसीडर करेंगे जब मीन पोजीशन से चल के वापस से मीन पोजीशन पे आई, ठीक है। इससे भी बेहतर होगा, सपोज ये मीन पोजीशन से हमने इसे हटाया और ये अपना पूरा पूरा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कर रही है दोनों तरफ, ठीक है। तो मीन पोजीशन से मैंने ये हटाया, ये, ठीक है। अब देखो टाइम हम कैसे निकालेंगे, 1 2, मतलब एक बार गया, 2 बार गया। तो इस पॉइंट से अगर हम नोट करें, यहां से गया वापस आया, एक ऑसिलेशन, यहां से गया वापस आया, 2 ऑसिलेशन। इस तरह से मीन पोजीशन से भी आप कर सकते हो कि मीन पोजीशन से इधर को गया लेफ्ट के तरफ, फिर वापस राइट के तरफ, फिर वापस से मीन पोजीशन पे आए, तो 1 ऑसिलेशन, ठीक है। समझ में आ रही है बात, कंसेप्ट समझ में आ रहा है कि वन ऑसिलेशन या फिर एक पीरियड हम कैसे कहेंगे। जैसे अर्थ का मूवमेंट का हम एक पीरियड कैसे कह रहे थे कि पूरा फिर से इनिशियल पोजीशन से वापस एक चक्कर लगा के आ जाए, तो उसे हम कह रहे थे क्या, पीरियड। ओके, तो इस तरह से डिस्प्लेसमेंट हमें समझ में आया, और उस पूरे पीरियड की जो टाइम है उसे हम कहेंगे क्या, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, दैट इज कैपिटल टी। ओके, अब बात करते हैं यहां पे जो ये महाशय है दैट इज ए, ये भाई साहब क्या है, ये कौन सी चीज है, ये है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड कुछ अलग ही है क्या, कुछ अलग नहीं है। जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो सकती है मीन पोजीशन से, मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट हो सकती है उसे हम कहेंगे क्या, एम्पलीट्यूड। एक्चुअल में एम्पलीट्यूड और थोड़ा डिफाइन करेंगे तो कैसे कह सकते हैं कि मीन पोजीशन से जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया है इसने, या फिर टोटल डिस्प्लेसमेंट, उसका आधा। अगर एक पेंडुलम है, ठीक है, इसकी मीन पोजीशन है ये, यहां तक जा रही है, यहां तक जा रही है, एम्पलीट्यूड हम क्या कहेंगे
कि एक तरफ में जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ये जा रही है इसे हम कहेंगे क्या, एम्पलीट्यूड। यहां से यहां तक ए, इसे हम कहेंगे क्या, एम्पलीट्यूड। ओके, ये पूरा ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू एम्पलीट्यूड। ठीक है, समझ में आ रही बात। सो ए क्या है यहां पे, एम्पलीट्यूड। समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं और टाइम पीरियड को समझते हैं। टाइम पीरियड मतलब सपोज करते हैं कि अगर ये पेंडुलम यहां से स्टार्ट होती है तो यहां से जाके ये गई, फिर वापस से यहां पे आई, तब जाके होगा 1 ऑसिलेशन, और इसमें जितनी टाइम लगी उसे हम कहेंगे क्या, टाइम पीरियड। समझ में आ गई बात। टाइम पीरियड मतलब टाइम टेकन फॉर 1 कंप्लीट ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। ओके, अब हम बात करते हैं फेज की। तो जो x इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट था, ये ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, इसे हम क्या कहते हैं, फेज। क्या कहते हैं फेज। फेज एक तरह से क्या है, एक तरह से एक एंगल है। अगर ठीक से हम इसे विजुअलाइज करना चाहे तो हम कैसे कह सकते हैं कि अगर कोई सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रही है तो उसका प्रोजेक्शन एक अगर पेपर पे हम दिखा सके तो किस तरह से दिखाएंगे। फॉर एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे एक सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रही है, उसका प्रोजेक्शन हम अगर दिखा सके तो इस तरह से दिखाएगी। और ये कर्व क्या बता रहा है, दैट इज द साइन फंक्शन। साइन की कर्व कैसे होती है, ऐसे साइनोसॉइडल कर्व होती है। ठीक है, अब देखो इसे अगर मैं मैथमेटिकली दिखाना चाहूं एक ही प्लेन पे, तो और मैं इस तरह से दिखा सकता हूं कि ये एक सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है, ये इसका एक फेजर डायग्राम है कि कैसे इसके एंगल्स जो है वो वैरी कर रहे हैं, वो मैं बता रहा हूं यहां पे। ठीक है, यहां पे आपको दिख रहा है क्या है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट जो हो रही है, x इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5। अब वो जो ओमेगा टी प्लस 5 है, फाई नॉट है, वो कैसे चेंज हो रहा है वो आपको इस फेजर डायग्राम में देखने को मिलेगा। इस तरह के डायग्राम को हम फेजर डायग्राम कहते हैं। यहां पे ये क्या बता रही कि किसी भी पॉइंट पे सपोज करते हैं कि ये जो पार्टिकल, इसका मैं एक अगर इमेज लूं तो मुझे कुछ इस तरह से इसका इमेज दिखेगा। ठीक है, इस तरह से मुझे इसका इमेज दिखेगा। ये सपोज करते इसकी इनिशियल पोजीशन है, यहां से वो स्टार्ट हो रही है ऑसिलेशन करना। तो बट ये जो एक्सिस है इसे अगर हम मीन पोजीशन मानते हैं x। ठीक है, कौन सा मीन पोजीशन मान रहे, इसको हमने माना मीन पोजीशन x। अब ये पार्टिकल यहां से स्टार्ट हुई तो मीन पोजीशन आने तक इसकी जो एंगल है वो क्या है, इनिशियल फेज, दैट इज फाई नॉट। ठीक है, मीन पोजीशन क्रॉस करके मैं सपोज करता हूं इस पॉइंट पे इसकी डिस्प्लेसमेंट है x, और उस समय पे ये ओरिजिन या फिर मीन पोजीशन से ये एंगल बना रही है कितनी, ओमेगा टी की एंगल बना रही है। कितनी बना रही है, ओमेगा टी की। समझ में आ रही है, ओमेगा टी की ये एंगल बना रही है। ओके, तो अब फेज समझ में आया क्या हुआ कि ओमेगा टी प्लस फाई नॉट ये करूंगा तो मुझे इसका फेज मिलेगा या फिर ये टोटल एंगल मिलेगा कि ये अपने इनिशियल पोजीशन से अभी कितने एंगल पे है जब इसकी डिस्प्लेसमेंट x है। x इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। सो x जब डिस्प्लेसमेंट है तब वो ओरिजिन से कितने एंगल पे है, तो ओमेगा टी फ्रॉम द मीन पोजीशन एंड फाई नॉट। अगर फाई नॉट 0 हुआ तो मतलब क्या, सिंपली हम लिख सकते x इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी। ठीक है, अगर फाई नॉट 0 हुआ तो x इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते, ए साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो स्टार्ट हो रही है वो अपने मीन पोजीशन जो है वो यहीं से स्टार्ट हो रही है। मीन पोजीशन क्या है,
यहां पे और उसके मीन पोजीशन पे उस पर डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो यहां से स्टार्ट होके फिर ये यहां के जा रहा, मतलब इसमें इनिशियल कोई फेज था ही नहीं, वो जस्ट इस एक्स एक्सिस से ही अपना ऑसिलेशन स्टार्ट कर रही है। ठीक है, तो इन दोनों इमेज में से क्लियर हो रहा है, देखो ऑसिलेशन कैसे हो रहा है, बैक एंड फोर्थ। इस पॉइंट को देखो, ऊपर नीचे टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है, इसके साथ साथ इसके एंगल कैसे डिपेंड हो, एंगल कैसे चेंज हो रही है, वो कैसे पता चलता है, वो फेजर डायग्राम से पता चलता है। ठीक है, अब बात करते हैं फेज डिफरेंस की। फेज डिफरेंस से भी पहले अगर हम बात करें कि सपोज करते हैं दो सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रही है, दोनों की अगर फेज डिफरेंस इवन मल्टीपल ऑफ π/2 है तो हम कहेंगे क्या, दिस इज इन फेज। क्या कहेंगे, देखो फेज डिफरेंस, दो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, एक इन फेज और आउट फेज, मतलब दोनों की अगर फेज डिफरेंस क्या है, अब देखो फेज डिफरेंस भी बता देता हूं। एक इक्वेशन आ रहा है, सपोज करते हैं x इक्वल्स टू x1 इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस φ1, x2 इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस φ2। ठीक है, ये है क्या, दो अलग अलग सिंपल हार्मोनिक मोशन के इक्वेशन। अगर x2 माइनस x1 में करूं तो हमारे पास क्या आएगा, φ2 माइनस φ1 हम लिख सकते हैं, और फेज डिफरेंस डेल्टा फाई, x2 माइनस x1 में a साइन ओमेगा टी प्लस φ1 माइनस a साइन ओमेगा टी प्लस φ2 ऐसे आएगा। ठीक है, तो यहां से मैं डेल्टा फाई निकाल सकता हूं, दैट इज फेज डिफरेंस। तो हमें क्या मिलेगी, φ2 माइनस φ1। ये क्या है, ये फेज डिफरेंस है। अगर फेज डिफरेंस इवन मल्टीपल आता है, मल्टीपल ऑफ 2π अगर आता है, किसका, इवन मल्टीपल ऑफ 2π अगर आता है तो हम उसे कहेंगे क्या, इन फेज। अगर ऑड मल्टीपल आता है, ऑफ 2π आता है तो उसे हम कहेंगे आउट फेज। राइट, मतलब दो सिंपल हार्मोनिक मोशन, जैसे मैं एग्जांपल दिखाता हूं, ठीक है, ऑड मल्टीपल ऑफ 2π नहीं, यहां पे पाई होगा एक्चुअल में, इवन एंड ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, सॉरी फॉर द कंफ्यूजन। इवन एंड ऑड मल्टीपल अगर ऑफ पाई आता है तो इवन वाले को हम कहेंगे क्या, इन फेज, और ऑड मल्टीपल ऑफ पाई को कहेंगे आउट फेज। मतलब दो सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रही है, देखिए दो पेंडुलम है, ठीक है, दोनों की सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रही है। ठीक है, अगर इनकी फेज डिफरेंस इवन मल्टीपल ऑफ पाई आई, देखो डिस्टॉर्टेड वाइब्रेशन, मतलब इवन मल्टीपल ऑफ पाई नहीं आएगी, तो ये क्या होगा, आउट फेज। अभी देखो ये इवन मल्टीपल ऑफ पाई आ सकती है, क्योंकि दोनों की जो फेज डिफरेंस है इवन है, देखो। ठीक है, सो ये थोड़ा विजुअलाइज करना थोड़ा सा मुश्किल है, मतलब जनरली मैं बिना इमेज ड्रॉ किए आपको विजुअलाइज करवाना थोड़ा सा मुश्किल है, मैं फिर भी कोशिश किया। ठीक है, इन फेज आउट फेज का मतलब फेज डिफरेंस समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वेलोसिटी की। वेलोसिटी किसकी, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन SHM। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ये हम जानते हैं। वेलोसिटी क्या होगी, इसका डिफरेंशिएशन, दैट इज dx dt। ये क्या है, वेलोसिटी। कैसे लिखेंगे, a कॉस ओमेगा a कॉस ओमेगा टी प्लस फाई, यही तो होती है डिफरेंशिएशन। राइट, अब देखो ओमेगा
ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। कॉस ओमेगा टी को हम कैसे लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी इक्वल्स टू 1। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होती है। तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगी, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा क्या हो जाएगी, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ओमेगा ए इक्वल्स टू रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5। ठीक है, अब साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5 ये आ गया। अंदर हम करेंगे ए को अगर मैं अंदर लिखूं, अंदर ले जाऊं किसके, रूट के अंदर, तो कैसे जाएगा, स्क्वायर बन के जाएगा। तो रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5। ठीक है, ये हमें देखने को मिल रहा है। अब ए साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5 क्या है, ए साइन ओमेगा टी प्लस 5 का स्क्वायर यानी कि एक्स का स्क्वायर। तो ओमेगा इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हम लिख सकते हैं। ठीक है, ओमेगा टी ओमेगा इक्वल्स टू ए ओमेगा इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये क्या आ गया, वेलोसिटी का इक्वेशन आ गया। क्या आ गया, वेलोसिटी का इक्वेशन आ गया। अब देखो यहां पे बहुत इंटरेस्टिंग सी बात क्या होती है कि अगर इफ डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू 0 हो जाए, तो डिस्प्लेसमेंट 0 होगा मतलब क्या, जस्ट मीन पोजीशन स्टार्टिंग इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट 0 है, उस टाइम पे वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी क्या है, देखो मैक्सिमम आ जाएगी। कितनी, ओमेगा ए प्लस माइनस ओमेगा ए। ठीक है, ए स्क्वायर बाहर आएगा तो ओमेगा ए ये आ जाएगी। ठीक है, प्लस माइनस ओमेगा ए। अगर डिस्प्लेसमेंट ए के बराबर हो जाए, एम्पलीट्यूड के बराबर हो जाए, मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, एम्पलीट्यूड क्या है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। एक्स अगर ए के बराबर हो जाए तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ये 0, यानी कि इस पॉइंट पे वेलोसिटी हो जाएगी 0। दैट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, मिनिमम वैल्यू ऑफ वेलोसिटी। बात करते हैं एक्सीलरेशन की, एक बार एक्सीलरेशन की बात कर लेंगे, फिर हम डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन तीनों का कंपैरिजन देखेंगे। ओके, एक्सीलरेशन की बात करें, एक्सीलरेशन क्या आएगा, a इक्वल्स टू dv dt और d2x dt स्क्वायर। मतलब डिस्प्लेसमेंट को 2 बार डिफरेंशिएट करूं तो एक्सीलरेशन मिल जाएगा हमें। एक बार डिफरेंशिएट करने से वेलोसिटी, अगली बार डिफरेंशिएट करने से एक्सीलरेशन। ठीक है, तो क्या हो जाएगी, d2 dt स्क्वायर डिफरेंशिएशन ऑफ दिस टर्म x इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5। ठीक है, ओके, देखो ये क्या आएगा, एक बार डिफरेंशिएशन होगा तो ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस 5, दूसरी बार डिफरेंशिएशन होगा कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन दैट इज माइनस साइन थीटा। सो माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस 5। ठीक है, साइन ओमेगा टी प्लस 5। अब देखो क्या आ गया, ये माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी प्लस 5। ए साइन ओमेगा टी क्या है, डिस्प्लेसमेंट, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ये क्या आ गया, एक्सीलरेशन। क्या आ गया, एक्सीलरेशन। अब तो पता चल रहा है ना कैसे मैंने सिंपल हार्मोनिक मोशन में मैं बताया था कि फोर्स और एक्सीलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। मतलब हमेशा इसकी डायरेक्शन जो होगी टुवर्ड्स द मीन पोजीशन होगी। ठीक है, नेगेटिव साइन वही कहता है कि हमेशा डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। अब देखो, इफ डिस्प्लेसमेंट इज 0, एक्सीलरेशन इज 0। इफ displacement is maximum, that is a, acceleration will be, magnitude of acceleration को अगर देखें तो क्या आएगा, ओमेगा स्क्वायर ए आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर ए आ जाएगा। समझ में आ रही है बात।
अब देखो यहां से हम वेलोसिटी, एक्सीलरेशन और डिस्प्लेसमेंट को समझे हैं। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जैसे कि मैं बताया कि एक्सीलरेशन, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किस तरह से हो सकता है और उसका कंपैरिजन हम देखेंगे। तो सपोज करते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रही है, एक स्प्रिंग वाली ऑब्जेक्ट है, सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रही है। इस केस में इसकी जो डिस्प्लेसमेंट की ग्राफ है वो कुछ इस तरह से दिखेगी। कैसे? देखो x क्या है, डिस्प्लेसमेंट, दैट इज x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी। ठीक है, a साइन ओमेगा टी। और इसकी जो वेलोसिटी की कर्व है वो कुछ इस तरह से दिखेगी। क्यों? क्योंकि ये देखो ये cos x का कर्व है। अच्छा ये देखो यहाँ पे पाई 2 पाई लिखा रहा है, बट दिस इज एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। सो ये t/2 पे, ये t पे, वैसे ये भी t पे और ये t/2 पे। ठीक है, मतलब एक पीरियड में ये इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो रहा है। दिस इज x। ओके, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या देखा जा रहा थी? वेलोसिटी हमने क्या निकाली थी? v इक्वल्स टू ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी, ये हमने निकाला था वेलोसिटी में। ठीक है, तो वेलोसिटी की कर्व क्या है? कॉस ओमेगा टी वाली। एक्सीलरेशन की बात करते हैं फिर से, यहां पे t/2 एंड दिस इज एट टाइम t। ए क्या आया था? ए क्या आया था? ए में हमने लिखा था ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। फाई को हमने क्या किया? अच्छा देखो यहां पे साइन ओमेगा टी प्लस फाई लिखते हैं ना, तो जो फाई है उसको मैंने इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में बनाने से मैं ये कंसीडर किया हूं कि जो मीन पोजीशन है वहीं से स्टार्ट हो रही है, मतलब इसमें कोई फेज डिफरेंस नहीं है। फाई इनिशियल फेज इसकी 0 है। सो आई हैव कंसीडर फाई इक्वल्स टू 0, देन आई हैव फॉर्म दिस इक्वेशन। ओके, सो इस केस में हमने क्या देखा था? ए ओमेगा स्क्वायर माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। ठीक है, यही तो था एक्सीलरेशन का इक्वेशन। ठीक है, तो माइनस साइन ओमेगा टी का ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, तो ये है क्या? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन। ठीक है, यहां पे नोट करने वाली बात यह है कि डिस्प्लेसमेंट में, वेलोसिटी में जो एम्पलीट्यूड है वो ओमेगा टाइम्स है किसके? डिस्प्लेसमेंट के एम्पलीट्यूड से। और ओमेगा टाइम्स किसके हैं? सॉरी, ओमेगा स्क्वायर टाइम्स है डिस्प्लेसमेंट के एम्पलीट्यूड से एक्सीलरेशन का एम्पलीट्यूड। मतलब एम्पलीट्यूड क्या है? किसी ग्राफ का एम्पलीट्यूड होता है ये वाली मीन पोजीशन से मैक्सिमम, दिस इज द एम्पलीट्यूड। यहां पे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में ये ए है। वेलोसिटी के केस में एम्पलीट्यूड क्या हो जा रही है? ओमेगा ए। एक्सीलरेशन के केस में एम्पलीट्यूड क्या हो जा रही है? ओमेगा स्क्वायर ए। ठीक है, यही है इसका सिंपल सा कंपैरिजन। अब बात करते हैं एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इन एसएचएम। राइट, जब हम सब कुछ बात कर ही रहे हैं, फ्रीक्वेंसी वेलोसिटी की, डिस्प्लेसमेंट की, एक्सीलरेशन की, तो एनर्जी क्यों पीछे रहेगी यार? देखो कुछ एक मोशन हो रही है तो उसमें एनर्जी तो रहेगी। कौन कौन सी एनर्जी हो सकती है? पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है? वर्क डन है, हम जानते हैं। वर्क डन क्या है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन इज स्टोर्ड एज द पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी को समझेंगे क्या है कि इट इज द पोटेंशियल एनर्जी एट अ डिस्प्लेसमेंट x। कोई एक पार्टिकल है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही है ऐसे, ये इसकी मीन पोजीशन है, ये इसकी डिस्प्लेसमेंट है। सपोज x डिस्प्लेसमेंट में इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? सो दिस इज द वर्क डन अगेंस्ट द रेस्टोरिंग फोर्स। व्हाट इज द रेस्टोरिंग फोर्स? व्हिच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, जो इसे मीन पोजीशन की तरफ खींच रही है। ये ऑसिलेशन हो रहा है, इसको मीन पोजीशन की तरफ खींच रही है, दैट इज द रेस्टोरिंग फोर्स, है ना, डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। अच्छा, रेस्टोरिंग फोर्स इन मूविंग द बॉडी फ्रॉम द मीन पोजीशन टू दिस पोजीशन। मतलब क्या है? पोटेंशियल एनर्जी को हम लिख सकते हैं क्या? वर्क डन, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सो F डॉट dx। F क्या है? हम जानते क्या थे? F इक्वल्स टू, अगर मैग्नीट्यूड लूं मैं, kx है। क्या है? kx dx। इसको मैं अगर इंटीग्रेट करूं, दैट इज द वर्क डन, हमें मिल जाएगा। 0 से x तक अगर मैं इंटीग्रेट करूं तो मुझे क्या मिलेगा? k
एक्स स्क्वायर बाई 2। सो हाफ के एक्स स्क्वायर मुझे मिल गया। के क्या है, ओमेगा से हम देखेंगे, ओमेगा इक्वल्स टू रूट अंडर के बाई एम। के क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर एम। सो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर। के जगह पे हमने क्या लिखा, ओमेगा स्क्वायर एम, और एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ये क्या आया, पोटेंशियल एनर्जी। यहां पे भी देखो, अगर ओमेगा कांस्टेंट है और मास तो कांस्टेंट रख रहे हैं, हम इस पार्टिकल की मास को कांस्टेंट मान रहे हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी डिस्प्लेसमेंट के स्क्वायर पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट के स्क्वायर पे डिपेंड कर रही है। इसका मतलब इफ x इक्वल्स टू 0, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू 0। इफ x इक्वल्स टू मैक्सिमम, मैक्सिमम कब होता है डिस्प्लेसमेंट, जब एम्पलीट्यूड के बराबर होती है, तो पोटेंशियल एनर्जी इज हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। यहां पे क्या आया, मिनिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज 0, और ये क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इफ। ठीक है, तो ये दो कंडीशन हमने समझा पोटेंशियल एनर्जी के केस में। काइनेटिक एनर्जी को अगर देखें तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इन एसएचएम क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर। वी क्या है, वेलोसिटी। सो v हम क्या जानते हैं, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर। अच्छा, v को पहले लिखता हूं फिर v स्क्वायर, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। v हमने क्या लिखा था, रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यही तो वेलोसिटी निकाली थी, और इसकी क्या है, स्क्वायर है। सिंपल हार्मोनिक मोशन के केस में वेलोसिटी का एक्सप्रेशन हमने यही तो निकाला था, ओमेगा इंटू रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर। तो करो, क्या हो जाएगा स्क्वायर, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये एक टर्म आ गया। अब देखो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कब होती है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कब होगी, जब ये टर्म जो है वो मैक्सिमम होगा। ये टर्म को मैक्सिमम होने के लिए x को, डिस्प्लेसमेंट को 0 होना पड़ेगा, क्योंकि ये तो माइनस वाली एक टर्म है ना। इसको अगर मैं 0 करता हूं एट x इक्वल्स टू 0, तो काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी, मैक्सिमम आएगी, विच इज इक्वल्स टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी मिनिमम कब आएगी, जब x इक्वल्स टू ए हो जाएगा और प्लस माइनस ए, मतलब डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो रहा है, तब ये पूरी टर्म क्या हो गई, 0। सो दैट टाइम काइनेटिक एनर्जी इज 0। ठीक है, टोटल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी और टोटल एनर्जी जिसे हम डिनोट करते हैं ई से। ठीक है, ये क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के प्लस यू। ठीक है, काइनेटिक हम एनर्जी हमने क्या निकाला था पिछले केस में, देखो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, पुट करेंगे हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी क्या निकाला था, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये हमने निकाला था। टोटल एनर्जी हमारी क्या आएगी, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर विल कैंसिल आउट। इसको मैं अच्छे से नीचे लिख देता हूं, राइट, क्योंकि साइड में मैं एक ग्राफ दिखाने वाला हूं। ठीक है, तो टोटल एनर्जी E इक्वल्स टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये था काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, माई प्लस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये था पोटेंशियल एनर्जी। टोटल एनर्जी कितनी आ गई, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है, ये है टोटल एनर्जी। ठीक है, अब अगर मैं टोटल काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी की बात करूं, तो टोटल एनर्जी क्या है, ये कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं हो रही। किस पे डिपेंड कर रही है, एम्पलीट्यूड पे। तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड तो सेम रहेगा ना भाई,
मैक्सिमम एम्पलीट्यूड सेम होगा, एक्स हम बढ़ा या घटा सकते हैं, राइट? तो एम्पलीट्यूड जो है वो तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, वो तो सेम रहेगा। मैम एक वर्ड गलत बोल दिया, दैट इज मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। तो देयर इज नथिंग लाइक मैक्सिमम एम्पलीट्यूड इन अनडैम्प्ड ऑसिलेशन, ठीक है? तो अनडैम्प्ड ऑसिलेशन बढ़ रहे तो हम सिर्फ एम्पलीट्यूड को कांस्टेंट मान रहे हैं, ठीक है? तो एम्पलीट्यूड तो उतनी रहेगी। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मतलब एम्पलीट्यूड, तो डिस्प्लेसमेंट में तो डिपेंड ही नहीं कर रही है, तो इसका मतलब टोटल एनर्जी जो है ऑफ अ पार्टिकल इन एसएचएम दैट इज कांस्टेंट। टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का अगर मैं कंपैरिजन करूं तो मैं कुछ इस तरह से ग्राफ में दिखा सकता हूं कि ये है ग्राफ जो टोटल एनर्जी की है, दिस इज द स्ट्रेट लाइन, ठीक है? क्या है? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ कुछ इस तरह से जा रहा है, देखो यहां से ऐसा ऐसा ऐसा। पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ दूसरे पेन से बता देता हूं, ऐसा ऐसा ऐसा। ये है पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ। थोड़ा सा जूम आउट करते हैं इस पे, लेंस लगाते तो कुछ इस तरह से मुझे दिखेगा। टोटल एनर्जी E इज कांस्टेंट, ठीक है? टोटल एनर्जी E इज कांस्टेंट। पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी इस तरह से, दिस इज काइनेटिक एनर्जी, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी, कुछ इस तरह से वैरी कर रही है। तो ये है क्या? ग्राफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी। इस पॉइंट पे आप देख सकते हो कि एक ऐसी पॉइंट आ रही है जहां पे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी हो रही है। ये पॉइंट क्या है? यहां पे हम लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी होगी इस पॉइंट पे, दैट इज यहां पे काइनेटिक एनर्जी, इस पॉइंट की बात कर रहा हूं, ये दोनों पॉइंट की, यहां पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी सेम आ रही है। ये कौन से पॉइंट पे आएगी? हाँ, 1/4 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर पे। इस पॉइंट पे जाके, यहाँ पे मतलब इस पॉइंट पे दोनों की एनर्जी ये होगी। ये पॉइंट कब आएगा? जब x इक्वल्स टू होगा प्लस माइनस a/√2। अगर डिस्प्लेसमेंट, सॉरी √2, अगर डिस्प्लेसमेंट इतना होता है फ्रॉम मीन पोजीशन, तब ये लिख सकते हैं। और एट टाइम t इक्वल्स टू t/8, राइट? t/8 टाइम पे ऐसा हो सकता है कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी सिमिलर हो जाए। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन को अच्छे से समझा है, साथ ही साथ उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और एनर्जी इन एसएचएम को समझा है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे इसके आगे के टॉपिक्स के। तो इसी तरह के वीडियोस के लिए लर्नो हब के साथ बने रहिए, क्योंकि लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है। सो थैंक्स फॉर बीइंग हियर एंड हैव अ ग्रेट डे।